प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष को नोटिस भेजकर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक दोनों नेताओं के बयान पर जवाब मांगा है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के नेताओं के भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने ये नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्टार प्रचारकों के व्यवहार के लिए पार्टी के अध्यक्षों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव में नए मुद्दे गर्म हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र रच रही है, जिसका उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण कोटे में पिछले दरवाजे से चोरी की और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। पीएम मोदी ने विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत में पहले इनहेरिटेंस टैक्स लगता था, लेकिन इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए राजीव गांधी ने उस कानून को खत्म कर दिया था और अब अपना काम निपट गया तो कांग्रेस उसी कानून को ज्यादा सख्ती के साथ लाना चाहती है। इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े जो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं वो देश की आंखें खोलने वाले हैं। अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं है और पीएम संपत्ति के बंटवारे को लेकर झूठ बोल रहे हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पीएम मोदी मुद्दों पर बात करने की बजाय ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया है और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया है और इतने भौखलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुले आम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका खंडन करना कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है और हकीकत यह है कि 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था
और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण, ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आज यहां से नामांकन भर दिया है। अखिलेश यादव के सीट पर उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा। अखिलेश यादव कन्नौज से 3 बार सांसद रह चुके हैं। अखिलेश के नामांकन के बाद सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान मैच बताया। वहीं अखिलेश ने कहा कि वो 6 बॉल पर 6 छक्के लगाएंगे। हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर उस कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या न करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। तो दूसरे चरण के मतदान से पहले कौन से मुद्दे गरमा रहे हैं? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। तो चुनावी मूड माहौल में आज आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जहां पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू महाराज चुनावी मैदान में है। शाहू महाराज महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के निशाने पर है, चुनावी रण में उतरे हैं। शाहू महाराज से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। तो आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे? बहुत पहले तो नहीं शायद, पर वी हैव बीन ऑलवेज ऑन द पेरिफेरी ऑफ पॉलिटिक्स। चुनावी मैदान में अपन उतरने का आपने फैसला लिया तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जो आपको टिकट देना चाहती थी, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों सेलेक्ट किया? ये तो सब पूछते हैं मुझे, उसका उत्तर नहीं है, सिंपल उत्तर कि इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसका बहुत काम किया उन्होंने। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस अचीविंग इंडिपेंडेंस फॉर अस। आपका क्या प्रमुख मुद्दा आपका क्या है चुनाव में? आप किस तरीके से विकास करना चाहते हैं? प्रमुख मुद्दा तो यही है कि वी वांट टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल कॉस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज बीइंग attacked, I would say, and एकाधिकारशाही अपने को नहीं चाहिए। But in every rally, Prime Minister Narendra Modi is saying that we will not going to change the constitution. I will not comment on that, but then why does one need a majority of 404?
चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज अप्रैल एक्सपायरी के दिन लगातार 5वें दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 74,339 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 168 अंक चढ़कर 22,570 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, पीएसई, ऑटो शेयरों में रही। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स गिरावट पर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं यतिन से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में सुस्ती दिखाई दी। ओवरऑल एक्शन क्या रहा मार्केट का? की सीरीज की जो पूरी एक्सपायरी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होती हुई नजर पड़ी। शानदार मिड कैप और लार्ज कैप में आपको एक्शन देखने को मिला। लार्ज कैप्स की बात करें निफ्टी गेनर्स की, तो एक्सिस बैंक नतीजों के बाद लगभग 6% का मोमेंटम यहां देखने को मिला और इसी के साथ एसबीआई के काउंटर में भी आपने लगभग 5% की खरीदारी देखी। डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले दोनों ही कंपनियों के बीच में करार हुआ है न्यूट्रिशन फूड को लेके, तो दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम बना रहा। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीआई की गाज के बाद शेयर में लगभग 11% का जबरदस्त डाउनफॉल। एलटीआई, माइंट्री, एचयूएल और टाइटन जैसे काउंटर्स में भी हल्की फुल्की बिकवाली आज देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ हिताची एनर्जी, गॉडफ्रे फिलिप्स, एमसीएक्स, जुपिटर वैगन्स और वोडाफोन आइडिया भी आपको मोमेंटम में दिखता हुआ नजर पड़ेगा। लूजिंग साइड पे ग्लेनमार्क लाइफ कमजोर नतीजों के बाद शेयर में लगभग 10% का डाउनटिक। सन फार्मा एडवांस, एस्टर डीएम, मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर्स में भी आज बिकवाली हावी रही। लेकिन क्लियरली आज के दिन पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त एक्शन रहा। आईओबी, एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन तमाम काउंटर्स में आपने 4 से 5% का मिनिमम मोमेंटम देखा। ओके, तो यतिन आगे भी आपसे हम एक और खबर पर जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने कोटक बैंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उसने नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने से मना कर दिया है। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी आरबीआई ने कई बैंकों और एनबीएफसीज के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। तो पूरी पिक्चर आप समझते हैं यतिन से। तो यतिन बताएं। अगर हम पिछले छोटे पीरियड की बात करें तो 5-6 लिस्टेड कंपनीज, और ऐसी नहीं कि कोई छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस पे, बड़े इंस्टीट्यूशंस पे आरबीआई की गाज गिरी है। लेटेस्ट कैजुअलिटी ऑब्वियसली कोटक महिंद्रा बैंक है और आरबीआई के जो रिलीज है उसके मुताबिक कोटक बैंक को किसी भी नए ऑनलाइन क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। कोटक बैंक को नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने से भी आरबीआई ने रोक दिया है, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं और जो कंप्लायंसेज हैं उसको पूरा नहीं कर पाई है कोटक, और कहीं ना कहीं ये खामियों की वजह से आरबीआई का ये एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। और ये पहली बार नहीं है जो आरबीआई एक्शन ले रही है। अगर हम लेटेस्ट चीज़ों की बात करें तो पिछला जो बड़ा एक्शन हुआ था वो आईएफएल फाइनेंस पे हुआ था मार्च 2024 में। इनको गोल्ड लोन डिसबर्समेंट से रोक दिया था आरबीआई ने, क्योंकि बहुत सारे वहाँ भी नियमों का उल्लंघन पाया गया था। और अभी एक फ्रेश आरबीआई का स्पेशल ऑडिट चल रहा है। इसके पहले सबसे फेमस वाला है पेटीएम का, जहां जनवरी 2024 में बड़ा आरबीआई का एक्शन हुआ, क्योंकि कंप्लायंसेस को बहुत मल्टीपल टाइम दरकिनार किया गया आरबीआई के स्टेटमेंट्स के मुताबिक, और कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंसेस की वजह से एक बड़ा खामियाजा पेटीएम को भुगतना पड़ा। और उसकी सब्सिडी जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यहाँ भी आपने देखा कि आरबीआई का एक्शन आया। इसके पहले बजाज फाइनेंस को भी 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च और उस पर नए क्लाइंट्स रखने के लिए आरबीआई ने मना कर दिया था, जहां ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड पर रोक लगा दी गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशंस में बहुत सारे ग्लिचेस पाए गए थे, और कंटिन्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स के बाद यहाँ भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई ने रोका था ऑनबोर्डिंग करने से। और सबसे पुराना जो केस था 2020 में, वो एचडीएफसी बैंक का था, जहाँ उनके नेट बैंकिंग और बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज में खामियां पाई गई थी, जिसके बाद आरबीआई ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था उनके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे। तो ऐसा नहीं कि पहली दफ़े हो रहा है, बहुत टाइम से आरबीआई जो है बैंकिंग जो क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए और कंप्लायंसेस को नॉन अध्ययर करने के लिए बहुत सारे एक्शंस पहले भी लिए गए हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का कहना है कि आरबीआई के एक्शन के बाद कोटक बैंक में दिक्कतें खत्म होने में समय लगेगा, इसलिए नए निवेश के लिए इंतजार करना बेहतर होगा। मैं काफी समय से कह रहा हूं कि ये जो लार्ज कैप बैंक्स हैं ये थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से चल रहे हैं और ये उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों की अगर मैं बात करूं, स्पेशली उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें नॉन स्टॉप प्रॉब्लम रही है और आरबीआई ने उनको कई बार टोका है, वार्निंग दी है, और अब रेगुलेटर आके आपका बिजनेस ही बंद करा दे ऑनबोर्डिंग का, तो मुझे लगता है ये काफी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मैनेजमेंट के लिए बैंक के।
पर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए कि इन लोग ये बैंक जब आरबीआई अपना एम्बार्गो हटा दे तब इसको देखें, और तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत वी शेप रिकवरी आएगी इस स्टॉक में। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे हॉट स्टॉक की। वोडा आइडिया ने एफपीओ में निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों की चांदी करा दी। महज 3 दिनों में इसने 20% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। कुमार मंगलम बिरला एफपीओ लिस्टिंग पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क क्षमता विस्तार और कुछ एरिया में 5G के लिए करेंगे। तो पटना में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। स्टेशन के पास एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। अभी 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि होटल में आग सिलेंडर फटने से लगी है। आग की लपटें काफी भयानक थी। इसे काबू करने के लिए कई फायर ब्रिगेड की टीमें यहां लगानी पड़ी हैं। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। होटल से रेस्क्यू करके 45 लोगों को निकाला गया है। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब आप सिर्फ 29 रुपए में दुनिया भर का टॉप ओटीटी कंटेंट हासिल कर सकते हैं। हैरान करने वाला ये ऑफर लेकर आया है जियो सिनेमा। जियो ने अपने प्रीमियम कंटेंट पर अविश्वसनीय ऑफर दिया है, जिसकी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या है जियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन धमाका? अगर आप ओटीटी कंटेंट के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। जियो सिनेमा ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के दाम काफ़ी घटा दिए हैं। अब आपको 1 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मात्र 29 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, नेट सीरीज़ और बच्चों के प्रोग्राम आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाई देगा। आप ये सारी वीडियोज़ 4K में देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी इनको देख सकते हैं। आपकी एक बड़ी फैमिली है जो कि 3 से 4 स्क्रीन पर इसको देखना पसंद करती है, तो उसके लिए आपको मात्र 89 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो कंपनी ने ये सारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब वैल्यू फॉर मनी ग्राहकों के लिए लॉन्च कर दिए हैं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक टूरिज्म को लेकर घरेलू पर्यटकों का क्रेज बढ़ रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक डेस्टिनेशन में छोटे शहरों के लोगों की दुगनी हो गई है कमाई। सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी अयोध्या, उज्जैन और बद्रीनाथ धाम को लेकर हो रही है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की स्पेशल रिपोर्ट। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों में अब विदेशी ही नहीं, घरेलू पर्यटकों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है। कोविड महामारी के बाद लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक पोर्टल पर अयोध्या धाम के सर्च में 585% की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर उज्जैन और तीसरे नंबर पर बद्रीनाथ धाम है। विदेशों में बसे भारतीयों में बैक टू रूट एक्सप्लोर करने का ट्रेंड भी काफी बढ़ा है। फॉरेन से हमारे पास इतनी इंक्वायरी आ रही है, इतने लोग आना चाहते हैं। लोग अपने बच्चों को लेके एनआरआईज या जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन फॉरेनर्स हैं कि आप देखिए इंडिया में क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम कहाँ से उगते हैं, हमारा इतना कनेक्ट है कि इस देश में तो बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर हम उनको अच्छी फैसिलिटी देते हैं तो सब आ रहे हैं। हमारे पास इतनी इंक्वायरी है 4 धाम यात्रा की, वैष्णो देवी की, हरमंदिर साहब, दरबार साहब हमेशा ही लोग जाते रहे हैं, और अब अयोध्या, काशी कमाल ही कर दिया है। मेक माई ट्रिप के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा सर्च और क्वेरी टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रही है। यही नहीं, साल में 3 बार ट्रैवल करने वालों की संख्या में भी 25% की वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही ये भी देखा गया है कि लोग ग्रुप में या परिवार के साथ ज्यादा ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण देश के टूरिस्ट प्लेसेस की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी बड़ा काम हुआ है। यही वजह है कि न सिर्फ देश के टूरिस्ट बल्कि विदेशों और खास तौर से एनआरआई टूरिस्ट अपनी जड़ों को तलाशते हुए
एक बार इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर सरकार ने इसी तरह से कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती रही तो आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो डबल हो सकता है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। लोग सिगरेट छोड़ने के लिए ई सिगरेट या वैपिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन ई सिगरेट भी खतरनाक है। क्या होता है ई सिगरेट के भीतर और कैसे बचे इसकी लत से, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।